हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार करंट अफेयर के जो सीरीज है इसको रिज्यूम करते हुए लेट्स डिस्कस सम 10 इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस। हम लोग डेली 10 न्यूज़ेस को कवर अप करेंगे जो कि टॉप की न्यूज़ेस होंगी। ठीक है, उसकी डिटेलिंग, उसका स्टैटिक सेक्शन और करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 103 अमृत स्टेशंस को अक्रॉस 18 स्टेट्स। और इसके लिए कितने पैसे दिए गए हैं, कितनी प्लानिंग करी गई है, कितने पैसे अलोकेट किए जाएंगे? 1100 करोड़ रुपीस। तो ये तो हो गई कॉस्ट कि इतने पैसों को यूज करके 103 अमृत स्टेशंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा अक्रॉस द नेशन। ये डिसीजन लिया गया 22 मई 2025 को, जब मोदी जी ने विजिट किया था राजस्थान के बीकानेर को। राइट, ये जो स्टेशंस हैं ये डेवलप किए जाएंगे अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। एम एक ही होगा, ये एम होगा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉडर्नाइज किया जा सके, कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो भी उसके आसपास है या रेलवे स्टेशंस को अपना एक धरोहर समझते हुए उसको डेवलप किया जा सके, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। मैंने जैसा कि बताया अभी ऊपर कि इसे लॉन्च किया गया है बीकानेर राजस्थान में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मई को बीकानेर को विजिट किया था। इतना ही नहीं, साथ में एक और चीज का फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्होंने यहाँ पर, वो है बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस। इसके फाउंडेशन स्टोन को रखा है। साथ ही बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपीस के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए पैसे भी अलोकेट किए हैं। सो व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दिस न्यूज कि 103 अमृत स्टेशंस डेवलप किए जाएंगे। मतलब स्टेशंस ऑलरेडी हैं, उन्हें और ज्यादा उनका इंफ्रा जो है उसको बेटर बनाया जाएगा। 103 अमृत स्टेशंस अक्रॉस 18 स्टेट्स। राइट, कहाँ से लॉन्च किया गया है? बीकानेर से, वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू FSSAI। FSSAI जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं आप उस पे लेबलिंग देखते होगे, FSSAI की लेबलिंग की होती है। राइट, वो खाने लायक है या नहीं है। अगर इन्होंने सर्टिफाई कर दिया है दैट मीन्स वो खाने लायक है। तो इन्होंने फिलहाल क्या बोला है कि जो इलीगल तरीके से फूड को पकाने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उस पे पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए। ऑल अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज को मॉनिटर करने बोला गया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी इलीगल फूड राइपनिंग प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं, सो स्टेट एंड यूटीज शुड बैन ऑल दोज थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने के लिए ताकि वो फ्रूट जल्दी जल्दी पक जाए, हम लोग कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक केमिकल है उसको यूज करते हैं। नेचुरली पकने में आप सभी को पता है कि टाइम लगेगा, राइट? तो इसीलिए केमिकल का यूज कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी जो है फ्रूट्स पक जाएं और लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। तो मेजरली कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट को पकाने के लिए, स्पेशली फॉर मैंगोज। जैसे कि अब गर्मी का टाइम आ गया है, मैंगोज का सीजन आ गया है, तो मैंगोज को पकाने के लिए क्या करेंगे लोग? कैल्शियम कार्बाइड यूज करेंगे, कच्चे आमों को वहां पर रखेंगे और वो आम पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाएगा। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, माउथ का अल्सर हो सकता है। इस वजह से FSSAI ने इस पे बैन लगाने के लिए बोला है, जितने भी स्टेट और जितने भी यूटीज हैं उन सभी को। साथ ही इसके बदले एक सेफ ऑल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है, दैट इज इथाइलिन गैस। मतलब कैल्शियम कार्बाइड को ना यूज करते हुए सेफ चीजों को यूज की जाए। और सलाह ये दी गई है कि इथाइलिन गैस को यूज करके राइप किया जाए। राइट, तो आप ये याद रखना। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसे फॉर्म किया गया था 5 सितंबर 2008 में। इसे रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, इसे रेगुलेट किया जाता है। एट प्रेजेंट इसके चेयरपर्सन है मिसेस पुण्या सलीला श्रीवास्तव जी। राइट, तो ये हो गया इसका स्टैटिक पार्ट। लेट्स मूव विद द थर्ड न्यूज जो कि जुड़ा हुआ है, ये इंटरनेशनल न्यूज का पार्ट है। सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है टूरिस्ट नाम का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे? अपने यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करने का काम करेंगे। आप सभी को पता है सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेजर्ट ही डेजर्ट है, कुछ ज्यादा एज सच डेवलपमेंट
पहले के टाइम पे देखते तो नहीं मिलता, बट अभी के टाइम पे सऊदी अरेबिया ने बहुत बेटर तरीके से खुद को डेवलप करने की कोशिश की है और कर भी रहा है। इसी के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए टूरिस्ट नाम का जो ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है, ये लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ने 22nd ऑफ मई को। ऑफ़िशियली इसे लॉन्च कर दिया गया है। ये एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और लोग यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जाकर के इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। जैसे आप सभी को पता है यूएई के बारे में। यूएई कभी वन्स अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री पूरा डेज़र्ट हुआ करता था। पर धीरे-धीरे जिस तरीके से उसने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी चीज़ों को यूज़ किया है, नाउ यूएई इज़ अ हब फॉर टूरिज्म, फॉर टेक्नोलॉजी। लोग वहाँ जाकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? एग्ज़ैक्टली ऑन द सेम वे ये जो सऊदी अरेबिया है, ये भी डेवलप करेगा। साथ ही ग्लोबल टूरिज्म को मेन इनका फोकस टूरिज्म को है, टूरिज्म को बढ़ावा देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर विज़िट करें और डेफ़िनेट सी बात है अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे चीज़ों को, इन्वेस्ट करने की भी सोचेंगे और सऊदी अरेबिया भी ग्रो करेगा। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। 2024 के हिसाब से इन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया में करीबन 100 मिलियन विज़िटर्स आए थे एज़ अ टूरिस्ट। पर इनका एम अब ये हो गया है इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के मदद से कि ये जो 100 मिलियन का आंकड़ा है इसे डबल किया जाए कब तक 2030 तक। तो उसके लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही सऊदी अरेबिया की जो जीडीपी में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 5% का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म ही कर रहा है इस वक्त। इसलिए सऊदी अरेबिया थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है इस चीज पे। नाउ सऊदी अरेबिया की मैप पे आते हैं, थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। ये है अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज़ और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने सॉरी हाँ, सऊदी अरेबिया जो कि अरेबियन पेनिनसुला पर लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है रियाद। मक्का एंड मदीना ये 2 होली प्लेसेस हैं। इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए, वो लोग यहाँ पर विज़िट भी करते हैं। अन-नफूद और रूबल खली ये 2 डेज़र्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया में फैले हुए हैं सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया की करेंसी है सऊदी अरेबियन रियाल। तो ये तो हो गई इसके स्टैटिक पोर्शन की बात और एक चीज़ और, इन्होंने ये भी बताया कि फर्स्ट टूरिस्ट समिट को ये लोग रियाद में कंडक्ट करेंगे जो कि उसकी कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। कब से कब तक? नवंबर 11 से नवंबर 13 तक, राइट? अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहला ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को फाइनली अडॉप्ट कर लिया है। ये बात है 20th मई की, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर स्टेट्स थे, इन्होंने वोट किया और फाइनली इन्होंने अडॉप्ट कर लिया फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को। कहाँ पर? ये एनुअल वर्ल्ड हेल्थ समिट को होस्ट किया जा रहा था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वहां पर ये डिसीजन लिया गया। टोटल 124 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया, जबकि जो 11 थे इन्होंने कुछ वोट ही नहीं दिया और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिन्होंने इस ट्रिटी का अपोज किया, राइट? एम एक ही है ताकि अगर मान लो जिस तरीके से कोविड आया था, कोविड ने बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाई थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन वर्ल्ड में होती है, तो अगर ये ट्रीटी साइन किया है सारे देशों ने जो कि डब्ल्यूएचओ का मेंबर हैं, तो वो लोग मिल करके साथ में आएँगे और फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी पैंडेमिक्स को मिल करके रिज़ॉल्व करेंगे। हालाँकि यूएसए ने डब्ल्यूएचओ को टाटा बाय कर दिया है। जनवरी 2025 में ही ये डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुके हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, राइट? डब्ल्यूएचओ के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन की ये हेल्थ एजेंसी है। इसे फाउंड किया गया था 7th ऑफ अप्रैल 1948 को और इसी वजह से 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा में। एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस और 194 कंट्रीज डब्ल्यूएचओ का मेंबर हैं। याद रखना यूएसए ने इसे लीव कर दिया है, राइट? यूएसए इज नो लॉन्गर member of WHO. Moving with the next news, which is related to volcano. Volcano का नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये जो माउंटेन है, ये पहले भी इरप्ट किया था 2024 में। उस टाइम भी हमने पढ़ा था। अब फिर से ये इरप्ट किया है और एक ही दिन में 2 बार इरप्ट किया है। 19th ऑफ मई को ये 2 बार फट गया। लोकेटेड है इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पे। लाकी लाकी का जो मतलब है वो होता है मैन इन इंडोनेशियन लैंग्वेज।
और यहीं पर एक और वोल्केनो लोकेटेड है, जिसको हम लोग दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन वोल्केनो। और उस वोल्केनो का नाम है लेवोटोबी पेरम्पुआन और इसका मतलब होता है विमेन। अभी हालांकि ये जो दूसरा वाला वोल्केनो है ये शांत है, ये नहीं फटा। लेकिन ये जो लाकी लाकी वाला माउंटेन है, ये इरप्ट किया, वो भी 19th ऑफ मई को 2 बार। इसी वजह से वीएएसी जो कि वोल्केनोज वगैरह को मॉनिटर करने का काम करते हैं, डार्विन में लोकेटेड है। इन्होंने इशू किया है रेड अलर्ट, सभी को बोला है मास्क वगैरह लगा करके घूमे टहले, क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन वहां पे पूरी तरीके से फैल चुकी है। इरप्ट हुआ है तो काफी ज्यादा लावा, काफी ज्यादा एशेज और हार्मफुल गैसेस वहां से रिलीज हो रही हैं। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, आप सभी का फेवरेट कोविड। कोविड हर साल चला आता है ना? नए-नए वेरिएंट्स के साथ, इस बार फिर से नए वेरिएंट के साथ आया है। तो कोविड-19 के केसेस आप सभी को पता है कि फैल रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें सभी लोग। एक नया वेरिएंट JN.1 ये फैल रहा है, पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। ये JN.1 जो है, ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन फैमिली का। ओमिक्रॉन आप सभी को याद होगा, 2023 के अराउंड एक नया वेरिएंट फैला था जिसका नाम था ओमिक्रॉन। उसी का ही ये थोड़ा और वेरिएंट नया है JN.1। केसेस अभी फिलहाल सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, थाईलैंड, इंडिया में देखा जाए तो केरला में सबसे ज्यादा केसेस नोटिस किए गए हैं कोविड के। ये ओमिक्रॉन फैमिली का वेरिएंट है जिसे हम पिरोला के नाम से जानते हैं। पहली बार इसे आइडेंटिफाई किया गया था अगस्त 2023 में और ये काफी तेजी से फैल सकता है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो कोविड-19 के वायरसेस हैं, इन पे ये स्पाइक्स बने होते हैं कुछ इस तरीके से। ये प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। ये म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट कर करके नए-नए वेरिएंट हर बार बना लेते हैं, राइट? इस बार नया वेरिएंट आया है JN.1। तो याद रखना, कोविड-19 के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिम्पटम्स वगैरह क्या होते हैं। सर्दी, जुकाम, सोर थ्रोट और फीवर और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है इसमें। आप सभी ने देखा हुआ है, ऑलरेडी फेस भी किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। इंडिया ने जीत लिया है सैफ अंडर 19 का टाइटल बांग्लादेश को हरा के। तो सैफ अंडर 19 जो टाइटल है ये फुटबॉल का कप है। कहाँ पर इसे होस्ट किया जा रहा था? गोल्डन जुबली स्टेडियम, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया इसे होस्ट कर रहा था। इंपॉर्टेंट याद रखना है। इंडिया ने अंडर 19 टीम में किसको हराया है? बांग्लादेश को हराया है। स्कोर क्या रहा? 4-3। आप सभी ने यूपीएससी का पेपर देखा। यूपीएससी ने स्कोर देकर के खो खो वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था। आई डोंट थिंक सो कि मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में कोई स्कोर याद रखता होगा, बट वहां पे स्कोर भी मेंशन था। तो स्कोर भी याद करना पड़ेगा ही अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। यूपीएससी ने पूछा है तो फिर डेफिनेट सी बात है, और भी जो लोअर एग्जाम्स होंगे वो भी ट्राई करेंगे कुछ इसी तरीके का करने का, है ना? तो स्कोर भी याद रखना, 4-3 का स्कोर रहा, इसलिए इंडिया जीता। इंडिया का स्कोर 4 था, बांग्लादेश का 3 था। और कब इसे कंडक्ट किया गया था? 18th ऑफ मई 2025 को। इंडिया के नाम ये दूसरा टाइटल आया है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का। इससे पहले 2030 नहीं, 2023 में इंडिया ने ये टाइटल जीता था। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और 2023 में जब इंडिया ये टाइटल जीता था, इन्होंने पाकिस्तान को हराया था, राइट? तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं, सब वन बाय वन याद रखना। अगली न्यूज अगेन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। कार्लोस एल्कराज आपको ये दिख रहे होंगे। इन्होंने क्या किया है? अपना पहला इटालियन ओपन टाइटल जीत लिया है, राइट? कहाँ पर? स्टाइल, यानी कि ये लोकेटेड है इटली में। ये जगह लोग, स्टाइल कोई ऐसा पोज नहीं है, स्टाइल एक जगह का नाम है। ये इटली में लोकेटेड है। वहां पर ये मैच कंडक्ट किया जा रहा था, जहां पर इन्होंने, कार्लोस एल्कराज ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। टेनिस, टेनिस की बात हो रही है ये, ठीक है? तो कार्लोस अल्कराज का ये पहला इटालियन ओपन टाइटल है। इन्होंने किसको हराया? वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जैनिक सिनर को हराया है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। ये रहे जैनिक सिनर, इनको हरा दिया। ये वर्ल्ड नंबर 1 थे, सोच लो। इनको हरा करके, वो भी इटली में ही, इटली से ये बिलोंग करते हैं, इटली में ही ये मैच हो रहा था। और कार्लोस जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इनके घर में ही इनको हरा दिया और हरा करके ये टाइटल पहला-पहला अपने नाम कर लिया है। अगेन मैच का स्कोर क्या रहा? 7-6 याद रखना है।
और कार्लोस के नाम पर ये 7th नंबर का मास्टर 1000 टाइटल है और ओवरऑल इन्होंने कितने एटीपी टाइटल्स जीते हुए हैं? तो 19 एटीपी टाइटल जीते हुए हैं, 22 साल के हैं। एज वाइज अगर आप देखोगे तो। और कार्लोस कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं, राइट? तो सारी चीजें आप याद रखना। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, ज्योग्राफी के पार्ट से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अपडेटेड कोस्ट लाइन लेंथ बहुत टाइम से चला आ रहा है, आप सभी को तो अब पता भी होगा, बट याद रख लो, वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिन्होंने 2023-24 की अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ को अपडेट किया था। पहले ये लेंथ 7,516.6 किलोमीटर थी, जो कि अब बढ़ करके 11,099 किलोमीटर हो गई है। ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि कोस्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए चेंजेस हुए हैं क्योंकि अब हमने बेटर मैपिंग को यूज किया है, बहुत सारे टूल्स को हमने यूज किया है, लाइक लिडार को यूज किया है, जीआईएस सिस्टम को यूज किया है, तो काफी सारे अच्छे अच्छे मैपिंग के इक्विपमेंट टूल्स को यूज करते हुए ये डेटा पब्लिश किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि अब जो कोस्ट लाइन लेंथ है इंडिया की वो 11,099 किलोमीटर हो गई है। टोटल 11 कोस्टल स्टेट्स को कवर अप किया गया है, 2 यूटीज को कवर अप किया गया है जो सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये 2 यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंडर में है। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एज पर दिस रिपोर्ट इज गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन अब हो चुकी है लगभग 1600 किलोमीटर की। ऐसा नहीं है कि नेशनल बॉर्डर या जियोलॉजिकल एक्सपेंशन से इन सब में बदलाव किए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल मैपिंग बेहतर बेहतर की गई है, जिसके थ्रू अपडेशन लेके आया गया है, राइट? यूटीज के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अंडमान निकोबार का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 3000 किलोमीटर। और स्टेट वाइज देखोगे तो गुजरात आता है नंबर 1 पे। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट अगेन, नाग शंकर टेम्पल मॉडल फॉर टर्टल कंजर्वेशन। हुआ क्या है, वर्ल्ड टर्टल डे हमने सेलिब्रेट किया 22 ऑफ मई को। असम ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एक मॉडल टेम्पल को फॉर टर्टल कंजर्वेशन, कि यहाँ पर कछुओं को प्रिजर्व किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। नाउ दिस टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अब न्यूज में आया है तो जानना जरूरी है कि नागशंकर टेम्पल आखिर लोकेटेड कहाँ है। ये लोकेटेड है बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आसाम में। इस टेम्पल को 4th सेंचुरी में, ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी में किंग नागशंकर ने बनवाया था, जो कि नागाखा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। याद रखना पड़ेगा। डेडिकेटेड है ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को। ऑल्सो यहाँ पर टर्टल को भी ऑनर दिया जाता है, क्योंकि जो कछुए हैं वो लॉर्ड विष्णु के, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इस वजह से इन्हें यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा। यहाँ पे काफी बड़ा सा पॉन्ड बना हुआ है, जिसमें करीबन बताया ये जाता है कि 250 से लेकर के 300 टर्टल्स ऑलरेडी रहते हैं। इवन क्रिटिकली इंडेंजर्ड का एक टर्टल जिसका नाम है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, वो भी इसमें रहता है। तो इसीलिए एक टेम्पल मॉडल बनाया गया है जहां पर टर्टल को कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है टर्टल की एज 200 ईयर से भी ज्यादा होती है, 200 सालों से भी ज्यादा जीवित रहते हैं। और ऑन द सेम डे एक और चीज हुई है, वर्ल्ड टर्टल डे पे ही एक और चीज हुई है। भरतपुर, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, जिसे हम पैराडाइज ऑफ बर्ड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि पक्षियों के लिए स्वर्ग, एक वेटलैंड है, वहीं पर लोकेटेड है केलादेव नेशनल पार्क। वर्ल्ड टर्टल डे के ओकेजन पे इन्होंने ये कहा है कि टर्टल के लिए शेल्टर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, राइट? जिससे जो केलादेव नेशनल पार्क है वहां पे टर्टल रिच हैबिटाट बनाया जा सकेगा। ऑलरेडी यहाँ पर 8 से 10 स्पीशीज टर्टल के पाए जाते हैं प्रेजेंटली, तो उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा, बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जिससे ये यहाँ पर कंजर्व्ड रह सके, राइट? तो ये था अपना आज का करंट अफेयर। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। 10 मिनट में 10 न्यूज़, तो आई डोंट थिंक सो कि कवर अप हो पाएँगी। मैंने ट्राई किया था, बट ये 20 तक पहुँच गया। कोई बात नहीं, आप सभी पूरा-पूरा सेशन देख लेना, क्योंकि थोड़ी अगर डिटेलिंग हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनिटली सेशन जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, राइट? सो दैट्स इट, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए वॉच दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।